जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी लेक्चर नंबर 71A3 IAS 8 के MCQs ओपन कर लें जी। जी सर 23 जिनके पास पुरानी किताब है उसके अंदर मेरा ख्याल है ये नहीं होगा शायद। नहीं होगा। कहता विच टू ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस वुड रिक्वायर प्रायर ईयर एडजस्टमेंट एज पर IAS 8। जी बोलें जी। कहता जी कौन सी दो सिचुएशंस ऐसी हैं जिसके अंदर प्रायर ईयर एडजस्टमेंट करनी होती है जी। यानी रेट्रोस्पेक्टिव की बात कर रहे हैं जी। एक होती है रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट, एक होती है जी रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। इन दोनों में क्या होता है जी? फर्क होता है। इन दोनों में क्या होता है? फर्क होता है। सही है सर। फर्क क्या है जी? एप्लीकेशन क्या होती है भाई? रेट्रोस्पेक्टिव एक होती है जी एप्लीकेशन, एक होती है जी रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मतलब होता है एडजस्ट करना, फाइनेंशियल्स को क्या करना जी? एडजस्ट करना। और एप्लीकेशन जो है वो कुछ और चीज है। अभी MCQ आएगा तो इंशाल्लाह आपको पढ़वाऊंगा जी। कहता चेंजिंग इन डेप्रिसिएशन मेथड फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। सर ये तो चेंज इन एस्टीमेट है जी। चेंज इन एस्टीमेट है, प्रोस्पेक्टिव चेंज आएगा। कहता चेंजिंग द मेजरमेंट मॉडल फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू पे जा रहे हैं। दिस इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। निशा टिक कर लें जी। ये क्या होगा जी? रेट्रोस्पेक्टिव होगा। कहता जी इनकॉर्पोरेशन द अफेक्टिंग ऑफ मटेरियल अंडरस्टेटमेंट फाउंड इन लास्ट ईयर क्लोजिंग इन्वेंटरीज ड्यू टू इनकरेक्ट फॉर्मूला इन एक्सेल शीट। जी मेरे भाई जी बताएं। एरर है, ये क्या है? एरर है। तो एरर जो होते हैं उनको भी रेट्रोस्पेक्टिव सही किया जाता है। डी डेल्टा अडॉप्टिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ IAS 20 फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड बाय एन एंटिटी फ्रॉम फर्स्ट टाइम। भाई अभी पहली दफा आई है ना ये? सर ये पहली दफा आई है। जज़ाकल्लाह सर। ये भैया अभी पहली दफा आई है। सही है। तो इस पे तो अभी कुछ भी नहीं होना ना जी। ये तो जिस दिन से चेंज आ रहा उस दिन से ऑनवर्ड्स ही करेंगे। अच्छा सर जी अडॉप्ट आज किया ना आपने, ये आज अडॉप्ट किया है। सही है। ये देखें ना, इस पे निशान लगा लें। अडॉप्टिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ IAS 20 जी। इसके सोल्यूशन के अंदर इसकी रीजन भी लिखी है, वो भी पढ़ लें जी। अगर आप इधर आए डेल्टा कहता इज एप्लीकेशन ऑफ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी। ये नई अकाउंटिंग पॉलिसी है। क्या है? कहता है रादर देन चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। जी मेरे भाई ये एप्लीकेशन है। क्या है? एक होती है एप्लीकेशन, स्टैंडर्ड आपको खुद बता देता है कि इसको आपने आज से ऑनवर्ड्स अप्लाई करना शुरू करना, या कोई ट्रांजिशन पीरियड दे देता है। ट्रांजिशन पीरियड का मतलब क्या होता है? कहता है जी ये 2 साल की रायत है, इससे ऑनवर्ड्स करना शुरू कर दें। ठीक है, बात समझे भाई? तो ये तो अडॉप्ट ही आज करनी है ना, आज से ऑनवर्ड्स। सर मिली भी तो पहली दफा ही है। जी जी पहले तो कभी मिली नहीं, तो चेंज नहीं मिली हाँ, इससे पहले थी भी नहीं थी भी नहीं। जी। जी मेरे भाई आ जाए क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस वुड बी कंसीडर्ड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। जी अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है मेरे भाई? कहता चेंजिंग द सब्सिक्वेंट मेजरमेंट मॉडल फ्रॉम जी फ्रॉम प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट टू फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू रीवैल्यूएशन मॉडल। जी ये क्या है? चेंज इन पॉलिसी। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। कहता भैया चेंजिंग द इन्वेंटरी वैल्यूएशन मेथड फ्रॉम फाइफर टू वेट। जी ये भी क्या है? ये भी अकाउंटिंग पॉलिसी है। ये भी क्या है? ओके भाई जी सर। तो बोथ क्या है? मेरा ख्याल है सही है। बोथ आर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। जैसे चार्ली जवाब है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स ऑफ IAS 8 इन रिस्पेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी आर नॉट अप्लाइड इन केस ऑफ जी बोले इनिशियल अडॉप्शन ऑफ रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। इनिशियल अडॉप्शन, इनिशियल का मतलब है आगाज। ये एप्लीकेशन होती है। क्या होती है जी? अप्लाई ही आज से करना शुरू किया तो भाई पीछे कहां जाना फिर आपने? ये लिख लें इसके साथ। इनिशियल अडॉप्शन का मतलब है पहली दफा अप्लाई ही आज से ऑनवर्ड्स करना शुरू किया ना, तो पीछे किधर जाना है भैया? इनिशियल का मतलब आगाज, इब्तदा। ए भी पढ़ लें। अच्छा किसी भी MCQ के जवाब को देख के बस आपने नहीं कहना ये सही है,
बाकी क्यों नहीं सही ये भी पता होना चाहिए आपको। जी कहता है जी चेंज इन मेथड फ्रॉम इन्वेंट्री वैल्यूएशन टू फिफो, नहीं इसे फाइफो कहते हैं, कुछ बच्चे फिफो कहते हैं। सर ये तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है ना। चेंज इन रेवेन्यू रिकग्निशन पॉलिसी, अब ये तो खैर FAR 2 का टॉपिक है, IFRS 15 उधर जाके आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे। रेवेन्यू रिकग्निशन की पॉलिसी चेंज कर ली, इसमें दो तरह से आप रिकॉर्ड करते हैं। सही है सर, अभी खैर आपका टॉपिक नहीं है ये जी। नन ऑफ द अबव नहीं, इसका जवाब है जी बी। जी ये भी पॉलिसी है, इसमें दो तरह से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अभी आपको पता नहीं, ओवर द टाइम और पे एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, दो होते हैं ये। खैर IFRS 15 आप FAR 2 में इंशाल्लाह पढ़ेंगे जाके जी। व्हाट विल बी द, मेरे से ये नहीं पढ़ाया जा रहा यार। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑन प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2013। कहता इफेक्ट आपने बताना है प्रॉफिट में जो चेंज आ रही है उसका। जी मेरे भाई कहता मोस्ट ऑफ द एंटिटीज कंपेटिटर्स वैल्यू देयर इन्वेंट्री यूजिंग एवको बेसिस। कंपेटिटर क्या यूज कर रही है जी, यानी इंडस्ट्री में क्या इस्तेमाल किया जा रहा है। कहता वेयर एज द एंटिटी यूजेस द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस। जी कंपनी का इस्तेमाल कर रही है। कहता जी द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एट 30 सितंबर ऑन FIFO बेसिस कितनी है जी, 20 मिलियन। आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, 20 मिलियन है FIFO के मुताबिक। कहता जी एवको के मुताबिक कितनी है जी, 18 मिलियन। आपका क्लोजिंग स्टॉक अब कितने से कम होना है, 2 से। इसको लिख लें अपने पास, क्लोजिंग स्टॉक कितने से कम होगा, 2 से कम होगा। लिख लें ना अपने पास, लिख लें 2 से क्लोजिंग स्टॉक को कम करें। जुबानी नहीं सोचना, लिखना है। लिखें बच्चे, लिखें, शाबाश लिखें। क्लोजिंग स्टॉक को 2 से कम करें इस तरह करें ना। क्लोजिंग स्टॉक आपका क्या हो रहा है, ऐसे ही है जी। आप FIFO से किधर जा रहे हैं जी, अच्छा जी। कहता अब ओपनिंग देखें, कहता था इन्वेंट्री एज एट 30 सितंबर 2012 वॉज रिपोर्टेड 15 मिलियन। रिपोर्टेड का मतलब है इतने पर रिकॉर्डेड है, यानी FIFO के अंदर कितनी है, रिपोर्टेड का मतलब है इतने से रिकॉर्ड की गई है। कहता हाउ एवर ऑन द एवको बेसिस इट हैव बीन रिपोर्टेड एज 13.4 मिलियन। यानी आपका ओपनिंग स्टॉक कितने से कम होगा, 1.6 से। जी लिखते हैं बच्चे, चीजों को लिखते हैं, जुबानी नहीं याद रहता जी। आप 15 मिलियन पहले रिपोर्टेड था, अब कितना होना है 13.4। तो भैया 1.6 से आपका ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप देखें आपको सूल लिखवाया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रॉफिट। यानी आपका, अब प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, यानी आपका प्रॉफिट इधर क्या होगा जी, 2 से कम। ओपनिंग स्टॉक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रॉफिट। जी मेरे मासूम दोस्तों, प्रॉफिट 1.6 से बढ़ जाएगा। जी मेरे भाई एरो कौन से वाली साइड का ज्यादा है, कम का या ज्यादा वाले का, कम वाली का। तो भाई नेट इंपैक्ट प्रॉफिट पे क्या आएगा, 0.4 से डिक्रीज होगा जी। ऑप्शन देख के प्लीज, ये वर्किंग बच्चे करते हैं इस तरह जी, वर्किंग करते हैं साथ साथ जी करते करें शाबाश, मैं वेट कर रहा हूं भाई। MCQs में से इंशाल्लाह आपने पूरे नंबर की या 8-9 नंबर्स की कोशिश करनी है। पेपर में पास करवाने में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। और आपने सबसे पहले जब 15 मिनट रीडिंग टाइम आपको दिया जाएगा, उसमें आपने MCQs को ही सॉल्व करना है। ओके भाई, हो जाएंगे इंशाल्लाह, हो जाएंगे। अच्छा जी भाई, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह ना पढ़ी हो, कुछ छोड़ी हो, तो क्यों नहीं होंगे जी मेरे भाई। आए जी क्वेश्चन नंबर 19 पे। कहता जी कैलकुलेट द इफेक्ट ऑन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इंपैक्ट पूछ रहा है मेरे भाई, इधर आए। कहता है कंपनी इज प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2019 एंड डिस्कवर्ड दैट in the previous year following amounts were incorrectly capitalized in an intangible asset with indefinite useful life। जी डेप्रिसिएशन तो मेरे भाई नहीं है अमोर्टाइजेशन, सॉरी जी। इनटेंजिबल के ऊपर अमोर्टाइजेशन होती है, क्या होती है,
IAS 38 FAR 2 में जाके पढ़ रहे होंगे आप, लैंड की बात करते हैं। लेकिन इस पे तो होगी नहीं। खैर अच्छा बात सुने, उसने किस साल के प्रॉफिट में इंपैक्ट पूछा? उसने रिटेन अर्निंग्स पे इंपैक्ट नहीं पूछा बच्चों, उसने क्या पूछा? पैड पे। अब मेरी बात सुने, बहुत एक तो बात समझ आई, ये है 5, क्या है 5, ये है मेरे भाई 5, कितना? सिर्फ 2018 का प्रॉफिट। देखें आपने किसी चीज को कैपिटलाइज किया, क्या किया भैया जी? क्या, हालांकि उसने एक्सपेंस का पार्ट बनना था। तो अब एंट्री क्या हो जाएगी? बोले एक्सपेंस क्या हो जाएगा? बोले बोले शाबाश जी भाई, एक्सपेंस क्या हो जाएगा? इंटेंजिबल क्रेडिट, और मेरे भाई क्रेडिट क्या होगा? अच्छा, इसका जो सोल्यूशन है ना, उसने जवाब 3.5 दिया हुआ है। अच्छा लेकिन ना क्वेश्चन जो है वो इनकम्प्लीट है। आगे मेरा ख्याल है, क्योंकि ऊपर वाला क्वेश्चन भी है उसमें भी यही मसला है, आगे लिखें टैक्स रेट इज, 5 ही दिया मतलब, जवाब क्या है इसका? 5 ही है। 5 ही दिया हुआ है। अच्छा चले ठीक है, चलें इधर देखिएगा जरा, टैक्स रेट इज 30%। जी अब बताइएगा पैड पे इम्पैक्ट क्या आना है? 70 पे ले आएंगे। देश में सही कर दिया जी। जिनके पास पुरानी किताब है वो देखिएगा जवाब कितना है इसका? 3.5 है जी। मुझे याद है पिछली दफा ये सॉल्व करवाया था ना क्वेश्चन। जी सर, पैड और 3.5 जी मेरे भाई, असल में जो डेटा गिवन है उसके मुताबिक इसका जवाब है जी 5 मिलियन। सही है, जिनके पास पुरानी किताब है उधर जवाब 3.5 मिलियन है। उसकी रीजन है क्वेश्चन में थोड़ा मसला है। सही है। अच्छा अगर मैं कर दूं, एज्यूम करें कि वैसे जवाब इसका 5 मिलियन है, इस क्वेश्चन का जवाब क्या है? 5 मिलियन। अगर क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाए, कहता टैक्स रेट इज 30%, क्या 30%। अब मेरी बात सुनिएगा, अब मैंने आपको वो नेट ऑफ टैक्स करना सिखाया हुआ है। अगर कोई एक्सपेंस है, सही है सर, एक्सपेंस है, एक एक्सपेंस है 5 रुपए का, एक्सपेंस की वजह से प्रॉफिट कम होता है, क्या होता है? इधर देखिएगा, ये है जी पीबीटी, क्या पीबीटी क्या है भैया? पीबीटी है। सही है सर, पीबीटी में से एक्सपेंस माइनस होके आते हैं। मैंने एक दिन ये सारी आपको समझाई थी, इनकम एक्सपेंस बना के दिखाई। सर जी बात सुनिएगा, फॉर एग्जाम्पल ये 5 रुपए है, क्या है? फॉर एग्जाम्पल टैक्स है जी 30%, कितना जी बताइएगा कितना आता है? तो ये पैड कितना हो जाएगा? ठीक है सर, मैंने एज्यूम ही उसके बराबर कर लिया ना जितना एक्सपेंस था। सही है। अगर कभी क्वेश्चन के अंदर टैक्स दिया हो, वैसे देना नहीं चाहिए क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, या फेयर 2 में जाके डेफर्ड टैक्स वगैरह इस तरह की बातें पढ़ेंगे आप IAS 12 में। अच्छा बात सुने, अगर कभी इस तरह की एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हो कि टैक्स रेट 30% है, फिर आपने एक्सपेंस को नेट कर देना है किसके साथ? टैक्स के साथ। आपने कहना है जी 5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 70%, ये जवाब आ जाएगा। ओके भाई, लेकिन खैर ये तो इररिलेवेंट बात थी ना। हमारा जवाब क्या है? 5 मिलियन। ये मैंने एडिशनल बात ऐसी बता दी आपको। ओके अगला क्वेश्चन जी मेरे भाई। जी जी, लेकिन उसने सिर्फ हमारे वाले साल के इम्पैक्ट पूछा है ना, उसने 18 का पूछे। अगला सवाल पढ़े जरा, सेम सवाल है लेकिन रिक्वायरमेंट पढ़िएगा। कहता व्हाट अमाउंट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम रिटेन अर्निंग्स इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ऑन 1 जनवरी 2012। सर चेंजेस इन इक्विटी रीस्टेट हो जाएगी जी, चेंजेस इन इक्विटी रीस्टेट हो जाएगी। इधर देखिएगा, फॉर्मेट याद है आपको जी? फॉर्मेट याद है आपको? 1 जनवरी 2018 जी। इधर आपको पता है ना, मैं डेट लिखता होता था साथ, इधर लिखता था जी ओपनिंग बैलेंस, क्या लिखता था? और फिर इधर लिखता था पैड। ये पैड तो है जी 2018 का, ये तो है जी हमारे वाले साल का, इसके साथ तो रीस्टेट नहीं लिखना। फिर और भी बहुत सारी चीजें आती थी, मैं खैर उस गुफ्तगू में नहीं जा रहा। फिर आना था 31 दिसंबर 2018। बताएं जी, इस पैड में तो हमने चेंज कर दिया, लेकिन इस पैड के साथ रीस्टेटेड लिखने की जरूरत, घर की बात घर में रह जाए बेहतर है, या लोगों को पता चले तो ज्यादा बेहतर है? घर की बात घर में रह जाए।
ये घर की बात नहीं है, ये लोगों के पास फाइनेंशियल्स उनके हाथों में है। सही है सर, ये घर की बात नहीं है, ये फाइनेंशियल्स लोगों के हाथों में है। पिछले सारे प्रॉफिट्स उनको पता है, उसके उनके पास पिछले साल की क्लोजिंग रिटेन अर्निंग आ रही होगी। इसलिए मेरे भाई अगर पिछले सालों की गलतियां हैं उसको चेंज तो करना, बट राइट वर्ड रीस्टेटेड। ओके जी, अब सवाल ये है पिछले साल कौन कौन से, 2017, 16 और 15 जी बताएं। अब उसने सवाल पूछा 2018 में कितना चेंज आएगा रिटेन अर्निंग्स में, तो इन तीनों को क्या कर दें, ऐड कर दें। क्या करें, ऐड कर दें। तो जवाब क्या है जी, 11। अगर मैं वैसे 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 आपको आपसे पूछने के लिए मैं कहता हूं टैक्स रेट है इज 30%, क्या करेंगे फिर, 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे 11 को 7.7 सर। अच्छा कुछ बच्चे पता शराबते हैं, अगर वो 30 से मल्टीप्लाई करते हैं और चन्न उससे तो आना है, टैक्स आना है, या फिर 11 पकड़ें 30% मल्टीप्लाई करें फिर आके वो अमाउंट निकाल लें, तो नेट करें, बस बात खत्म, सादा जी। कितना आते हैं 7.7 सर। इस क्वेश्चन के डेटा को सामने रखते हुए इसका जवाब क्या बनता है, 11 मिलियन बीटा। ओके, इसका जवाब चिंटू क्या बनता है, नुमान साहब, बीटा जवाब है। क्या जवाब है, बीटा। ओके भाई सही। अगर मैं टैक्स रेट का लफ्ज ऐड कर दूं 30% तो फिर क्या बनेगा, 7.7, लेकिन बीटा जवाब है, वो तो मैंने ऐसे एडिशनल आपको जरा जी। क्वेश्चन नंबर 17 कहता कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। कहता इमाद टेक्सटाइल लिमिटेड परचेज अ प्लांट ऑन Jan 2011। कहता फॉर ₹1,120,000 एट दिस डेट द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट वाज एस्टिमेटेड 10 साल, आफ्टर विच इट कैन बी सोल्ड फॉर ₹120,000। ये क्या होता है बता दीजिएगा, रेजिडुअल वैल्यू सर। ये रेजिडुअल वैल्यू, सेल्वेज वैल्यू या फिर स्क्रैप वैल्यू एक ही चीज के नाम है। ठीक है जी, स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू और क्या भाई, सेल्वेज वैल्यू एक ही चीज के नाम है। सही है। कहता हाउएवर ड्यूरिंग 2013, ड्यूरिंग का मतलब साल के शुरू में ले जाइए एस्टीमेट को, ये चेंज इन एस्टीमेट है। कहता एस्टीमेट द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ हैज 6 साल एंड एक्सपेक्ट्स टू फेच रेजिडुअल वैल्यू, फेच का मतलब मिलना। कहता अब रेजिडुअल वैल्यू कितनी है जी, चेंज होके 170। मैंने ग्रीन वाले को जो हाईलाइट किया ये पिछले सालों का डेटा है, और आफ्टर एस्टीमेट का डेटा मैंने ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूं। कहता ITL यूजेस स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर डेप्रिशिएटिंग सच प्लांट्स। उसने क्या हमसे रिक्वायर किया, कहता मुझे 31 दिसंबर 2018 यानी 2018 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बता दें। सर मैंने आपसे अर्ज की थी जब भी इस तरह के सवाल आएंगे आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, 2 स्टेप्स में लेके जाना है सवाल को। पहले आपने एट द डेट ऑफ चेंज बुक वैल्यू फाइंड करनी है, फिर नए डाटा को सामने रख के फॉर्मूला लगा दे। जी मैं याद करवाता हूं, देखें आपकी रिवीजन हो रही है सारी चीजों की, MCQs आपकी चीजें रिवाइज करवा रहे हैं सारी, फायदा हो रहा है। डेट, डिस्क्रिप्शन, देखें ये आपका IAS 16 रिवाइज हो रहा है जी। प्लांट, कब आपने एसेट परचेज किया जी। कॉस्ट बताइएगा भाई, मैं 3 सिफर के बगैर करूंगा। सर मैं 2 सालों की इकट्ठी डेप्रिसिएशन निकाल सकता हूं, 11 और 12 की। सही है। एस्टीमेट तो 2013 में चेंज हो रहा है ना बच्चों जी। इधर देखें, माइनस रेजिडुअल वैल्यू बताएं, डिवाइडेड बाय, एक साल की आ गई, मैं मुझे 2 की चाहिए जी। बताइएगा प्लीज कितना 200 जी। मेरे पास बुक वैल्यू किस दिन की आ गई, सुने जी, 31 दिसंबर 2000, 2 सालों के बाद आता है जी 2013। 12, 11 की, 12 की जी। बोलिएगा मेरे भाई 920। इसको अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं ये लिख सकता हूं, मेरे पास एट द डेट ऑफ चेंज ऑफ एस्टीमेट बुक वैल्यू आ गई। सर ये क्या बात हुई, ड्यूरिंग का लफ्ज लिखा, मैंने अर्ज की थी ड्यूरिंग का लफ्ज लिखा तो स्टार्ट में ले जाएं एस्टीमेट को जी। सर वही बातें पुरानी
2-3 सवाल इस तरह के लॉन्ग वाले भी किए हुए हैं जी सर। जी। याद करो ना, PQR लिमिटेड का सोल्यूशन गलत है, मैंने आप शेयर की थी, याद है आपको? उसका सोल्यूशन भी मैं आपको इंशाल्लाह प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट फॉर्म में, हार्ड में और सॉफ्ट दोनों में दे दूंगा। वो सवाल IQ की किताब के अंदर भी मौजूद है, मजे की बात है। नहीं सही है जी, जी सही है उधर। अच्छा जी, आप मेरे भाई, वो आप कह रहे थे ना कि सर उसमें मसला है, वो इस तरह करवाया हुआ है, वो भी देख लेना उधर से जी। मेरे भैया अब आ जाएगा जी 31 दिसंबर पे डेप्रीसिएशन 920 डिवाइडेड बाय, नए डेटा को इस्तेमाल करना है बच्चों, 100। जी बताओ जी, यही हमारा जवाब है, यही हमारा जवाब है। अच्छा मेरे भाई, लेकिन फिर भी कभी किसी सवाल में ये भी तो कह सकता है ना, बुक वैल्यू बता दो, तो फिर इसको माइनस कर दें। 7। अच्छा आप मेरी बात सुने, आप देखें ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। कौन सा मेथड है बच्चों? ये 2013 की 125 है, इससे ऑनवर्ड जितने भी साल हैं सारों की यही होगी। ये कॉन्सेप्ट आपको, ये कॉन्सेप्ट पता है, ये वाला आपकी समझ आई ये बात? ये वाली आपने वॉल्यूम 1 के लेक्चर्स नहीं लिए, ये बात आती है आपको? चलें जी। अच्छा जी, जवाब आ गया 125। ओके भाई जी। क्वेश्चन नंबर 13 और 16 और 30 है जी। कहता एडजस्टिंग फॉर, ये रिक्वायरमेंट पढ़ लें। कहता जी एडजस्टिंग द फॉर द चेंज ऑफ यूजफुल लाइफ करेक्टली, व्हाट विल बी द कैरिंग अमाउंट ऑफ प्लांट एट 30 सितंबर 2000 जी। भाईजान ये चेंज इन एस्टीमेट होगा। कहता था डायरेक्टर ऑफ टॉम लिमिटेड आर डिसअपॉइंटेड, मायूस हो चुके हैं, जिंदगी में मायूस नहीं होना कभी भी। बाय द ड्राफ्ट प्रॉफिट, आपने नहीं होना, ये गलत है लफ्ज ये वाला जी। कहता मायूसी गुनाह है। फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2013, कहता था कंपनी असिस्टेंट अकाउंटेंट जेरी हैज सजेस्टेड फॉलोइंग। कहता जी द मेजर प्लांट आइटम ऑफ प्लांट कॉस्ट है जी उसकी 20 मिलियन। कहता टू परचेज एंड इंस्टॉल ऑन 1 अक्टूबर 2010। कब परचेज किया जी? अच्छा साल का, ये देखें साल का एंड कब है? 30 सितंबर 13। सही है, तो ये साल शुरू कब हुआ होगा? 1 अक्टूबर पे, ठीक है, अक्टूबर पे शुरू हुआ। कहता जी 2010 पे। अच्छा जी ये है जी 2010, इधर आ जाएगा जी 2011 और 12 इधर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी कहता है जी ये मेजर आइटम ऑफ प्लांट जिसकी कॉस्ट है जी 20 मिलियन। कहता है इंस्टॉल कब किया? 1 अक्टूबर 10 को। कहता बीइंग डेप्रिसिएशन ऑन सीधा लाइन मेथड। कहता ओवर अ 5 ईयर पीरियड। कहता ऑन 1 अक्टूबर, कितने सालों के बाद? 11 गुजरा और 12 गुजरा। ना भाई, देखें भाई इधर आप आए तो ये बनता है जी इसका मतलब है 30 सितंबर 2011, इसका मतलब है 2012, यानी इसका मैं ये भी लिख सकता हूं 1 अक्टूबर 2012। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे जी। समझ आ गई बात आपको? कहता था प्रोडक्शन मैनेजर बिलीव दैट द प्लांट वाज लाइकली टू लास्ट 8 इयर्स इन टोटल। कहता जी पहले उसकी लाइफ कितनी थी? बोले शाबाश 5 इयर्स। कहता अब बढ़ के कितनी हो गई है टोटल? आगे उसने बताया, कहता फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स परचेज। कहता ये टोटल बताई है उसने, कितनी बताई है? इधर देखें, पहले 5 थी, अब बढ़ के 8 साल हो गई है। लेकिन मेरी बात सुने, कितने साल गुजर चुके हैं? 2 साल। रिमेनिंग लाइफ कितनी है जी? लेकिन सर बात सुनिएगा आगे पढ़ लें। कहता जी जेरी बिलीव्स दैट यूजफुल लाइफ एस्टिमेटेड हैज इंक्रीज। हमें भी पता था प्रीवियस ईयर डेप्रिसिएशन वाज ओवरस्टेटेड एंड इट्स डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वुड बी रिवर्स। पता नहीं क्या कहानी सुना रहा है। आपने कैरिंग अमाउंट बतानी है 30 सितंबर 2013 के एंड पे। नहीं गुड्डू क्या हो गया? इधर देखें भाई, नहीं गुजार, इधर देखो, इधर प्लांट आपने परचेज किया, 1 साल गुजरेगा तो इसका मतलब है 30 सितंबर 2011। अगला साल गुजरेगा तो 30 सितंबर 2012। चेंज कब आया? 1 अक्टूबर 2012 पे ना, अगले साल के शुरू में चेंज आया ना। 2 साल गुजर गए हैं, सही है बुजदार, 2 साल गुजर गए हैं ना। अच्छा जी क्या हुआ? कोई नहीं खैर। अच्छा जी अगली बात, नहीं कोई नहीं खैर। अच्छा भाई अगली बात, ये भी ठंडी होगी। अच्छा मेरे भाई
अब 2 साल गुजर चुके हैं, कितने साल? जी, फॉर्मेट बनाई वर्किंग का। एट द डेट ऑफ चेंज पे क्या फाइंड कर दें भैया? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू। 12 है सर। और मेरे भाई पीपी नाम क्या इसका? प्लांट। सर कब परचेज किया? 1 अक्टूबर 2010। 2010 को। सर कॉस्ट कितनी है? 20 मिलियन। अच्छा जी, ये मिलियन में क्वेश्चन है भाई। अब मुझे चाहिए भैया 30 सितंबर 2012 जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 8। जी, 20 रेजिडुअल वैल्यू है कुछ? No, sir. नहीं। डिवाइडेड बाय 5 साल, मल्टीप्लाई बाय 2 बताएं। 8 12 आ गई। इस तारीख ये आ गई हमारे पास बुक वैल्यू किस दिन की? 30/9/2012 की। 1 अक्टूबर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अक्टूबर की। 1 अक्टूबर 2012। डेट ऑफ चेंज पे आ गया मैं? डेट ऑफ चेंज पे आ गया बच्चों जी। नेक्स्ट इधर आए भैया, अब आप इधर आए जी। हमने क्या करना है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जी सर। 30 सितंबर 2013। 12 की वैल्यू बची है। इधर देखें 12, रेजिडुअल वैल्यू नई वाली नहीं है, डिवाइडेड बाय रिमेनिंग। जी बोलें। सर ये आता है 2। 10 मिलियन जवाब है जी। 10 मिलियन क्या आ गया भैया? 30 सितंबर 2013 के एंड पे बुक वैल्यू कितनी है जी? 10 मिलियन। ओके भाई, ओके है। विंडो ड्रेसिंग नहीं आती सर? कौन सी भाई? ये उसने देखा कि प्रॉफिट कम आ रहा है तो उसने फिर एस्टिमेट। ये बेशक विंडो ड्रेसिंग है या जो भी ड्रेसिंग है, अच्छी है या बुरी है ड्रेसिंग, हमें उससे लेना देना नहीं, हमें तो कैरिंग अमाउंट निकाल के देनी है ना। अच्छा मेरे मासूम दोस्तों, भाई ये फॉर्मेट पक्का हो रहा है। आगे आसान आसान बातें। कहता अप्लाइंग अ न्यू पॉलिसी, नई पॉलिसी, नई पॉलिसी। कहता टू ट्रांजैक्शन इफ दैट पॉलिसी हैड ऑलवेज बीन अप्लाइड। कहता इसको रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन कहते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट नहीं कहते। एप्लीकेशन आज से ऑनवर्ड्स अप्लाई शुरू करनी है। फर्क ये है मेरे भाई, आज पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं आप। कब कर रहे हैं? आज कर रहे हैं। कब कर रहे हैं भैया? अप्लाइंग अ न्यू पॉलिसी टू ट्रांजैक्शन, पहली दफा अप्लाई करने लगे हैं। क्या प्रायर ईयर की कोई एडजस्टमेंट होनी है? क्या रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट होनी है? नहीं, अप्लाई आज करना शुरू कर रही है। एप्लीकेशन किस दिन अप्लाई हो रही है? आज से ऑनवर्ड। ये न्यू एप्लीकेशन है। क्या है भैया? इसे कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। ये चेंज इन है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। इसका इंपैक्ट जो था वो रेट्रोस्पेक्टिव आना चाहिए था। सही है, बात समझे हो? लेकिन ये अप्लाई पॉलिसी कब करना शुरू की आपने? ये पॉलिसी आज अप्लाई करना शुरू कर रहे हैं। ये एप्लीकेशन है। क्या है? अप्लाई कब से करना शुरू कर रहे हैं? वो अभी जो 2 MCQs किए थे, ठीक है। रीस्टेटमेंट का मतलब है भैया रेट्रोस्पेक्टिव। कहता आपने क्या करना है, एक पॉलिसी थी, आप थे फेयर वैल्यू मॉडल पे, आप कॉस्ट पे जाना चाह रहे हैं, कॉस्ट पे थे, आप वैल्यूएशन फेयर वैल्यू पे जाना चाह रहे हैं। कहता ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। कहता ये इसका इंपैक्ट पिछले सालों से आना है। सही है, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है जिसने एडजस्ट होना है रीस्टेट करके, रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट होनी है। बात समझिए भाई जी। अगर किसी पॉलिसी को अप्लाई ही आज से ऑनवर्ड्स करना शुरू करना है, सही है, तो रेट्रोस्पेक्टिव लेकिन एप्लीकेशन, ठीक है। अच्छा मेरे भाई, इसका जवाब क्या बना? बी। नेक्स्ट कहता है एडजस्टमेंट ऑफ अ कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट और अ लायबिलिटी और द कंजम्पशन ऑफ एन एसेट एज अ चेंज इन असेसमेंट। चेंज इन असेसमेंट का मतलब क्या होता है? एस्टिमेट की बात कर, असेस करना किसी चीज को, अंदाजा लगाना। अंदाजे में क्या है भैया? चेंज। ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट होता है। सही है बच्चों? और सही है। असेसमेंट का मतलब अंदाजा लगाना, लिख लें अपने पास। असेस करना ना अपने एक्सपीरियंस की बेस पे। कहता स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स, बेसिस, कन्वेंशंस, रूल्स एंड प्रैक्टिस अप्लाइड इन रिप्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको कहते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज। क्या बोलते हैं? इन्हें अकाउंटिंग पॉलिसीज कहते हैं। कहता हर कंपनी जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई करती है ना, कहता वो किन चीजों को? कहता रूल्स को, कन्वेंशंस को, जो IFRS के मुताबिक होने चाहिए। ठीक है भाई, देखें कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं ना बना सकती कंपनी जो कि IFRS के मुताबिक ना हो। ऐसे तो नहीं हो सकता। एक आपको क्वेश्चन टेस्ट में भी दिया था, याद है जी आपको, जिसके अंदर बोरोइंग कॉस्ट थी। जी, अजीब सा सवाल था। वो बोरोइंग कॉस्ट थी। बोरोइंग कॉस्ट अगर तो कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही है, उसने कैपिटलाइज होना है।
कंपनी कहती है मेरी पॉलिसी नहीं आ जी, इसे क्या करना, कैपिटलाइज करना। भाई अब कंपनी की थोड़ी चलेगी, किसकी चलेगी गुड्डू? स्टैंडर्ड की चलेगी। सही है सर। अच्छा जी, कहता जी करेक्टिंग द रिकग्निशन, मेजरमेंट। रिकग्निशन का मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड करना। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? मॉडल कौन सा इस्तेमाल किया जा रहा है? कहता जी एंड डिस्क्लोजर ऑफ अमाउंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज इफ प्रायर पीरियड एरर। तो मेरे भाई पिछले किसी साल में मसला है, तो भाई ये कौन क्या एडजस्टमेंट करेंगे? दिस इज रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, नहीं रेट्रोस्पेक्टिव। वेल डन। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है विच टू ऑफ द फॉलोइंग वुड, विच टू ऑफ द फॉलोइंग, जी जी, नेवर अकर्ड का मतलब है एज्यूम करें कि उसको सही कर लें, इस तरह सही करें कि आज तक क्या कहते हैं कभी ये गलती थी ही नहीं। सही है कि कभी ये गलती हुई नहीं, वो इसीलिए तो रीस्टेटेड का लफ्ज लिखते हैं। कहता विच टू ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ट्रीटेड एज चेंज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। जी आप पढ़े लिखे लोग हैं, बता दें। एंटिटी हैज रिसीव्ड इट्स फर्स्ट गवर्नमेंट ग्रांट, पहली दफा। तो ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी थोड़ी है, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है भाई, ये तो पहली दफा आ रही है अभी। अच्छा जी, कहता एंटिटी हैज रीवैल्यूड इट्स प्रॉपर्टी। कहता पहले आपने कैरी किया हुआ था इसे हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? इनिशियल कॉस्ट पे, इनिशियली कॉस्ट पे रिकॉर्डेड था ना। जी सर, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। कहता जी एंटिटी हैज रिक्लासिफाइड डेवलपमेंट कॉस्ट फ्रॉम अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू कॉस्ट ऑफ सेल। ये एक नोट लिख लें, नोट लिख लें जी, लिखें जी। नहीं, इसी एमसीक्यूज के ऊपर लिखना है, बल्कि किताब के ऊपर लिखें, एमसीक्यूज के ऊपर ही लिख, उधर लिख लें, उधर लिख लें, लिखें जी। अगर कंपनी को पता चला, अगर कंपनी को पता चला कि कोई एक एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ सेल की बजाय ऑपरेटिंग में आना चाहिए था, अगर कोई एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ सेल की बजाय ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जाना चाहिए था, या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से कॉस्ट ऑफ सेल में जाना चाहिए, ठीक है सर, और अब कंपनी उसे चेंज करना चाह रही है, और अब कंपनी उसकी क्लासिफिकेशन को चेंज करना चाह रही है, और अब कंपनी उसकी क्लासिफिकेशन को चेंज करना चाह रही है, तो बच्चों ये है जी, ये अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है। ये क्या है? नहीं चला ना? ये क्या है सर? अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है। अब तवज्जो जरा मेरी तरफ, लिख लें, लिख लें, शाबाश, फिर मेरी तरफ जरा। अब ये अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है मेरे मासूम दोस्तों। सवाल ये पैदा होता है, पिछले साल में एक एक्सपेंस था, क्या था? अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो डिस्काउंट अलाउड है, ये मैंने आपको बताया हुआ है कि यार ये पहले किधर जाता था, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कहीं ना कहीं जा रहा होता था। अच्छा, सेलिंग के अंदर इस तरह डिस्काउंट, अब किधर जाएगा? अब आपने इसे डिस्काउंट अलाउ कर दिया सेल में, गुड्डू, सेल में, और जो है क्या उसका नाम है, जो अगर डिस्काउंट आपने अवेल कर लिया अदर इनकम में, पहले पुराना ट्रीटमेंट, अब किधर है? कॉस्ट ऑफ सेल, यानी परचेजिस में एडजस्ट कर दो इसे। अब सवाल ये पैदा होता है, इसकी अब क्लासिफिकेशन क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन क्या कर रहे हैं? अब ये क्या है? चेंज इन जी। लेकिन मेरी बात सुने, पिछले सालों में तो आपने ऐसा नहीं किया हुआ भाईजान, याद करें, ये रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज करना है आपने इसे। किस तरह करना है? पिछले साल को भी चेंज करें जी, ये रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट है। देखे ना, अगर आपने, मैंने तो खैर डिस्काउंट की एग्जांपल ले ली ना, मैं वैसे एग्जांपल लेता हूं, कोई एक एक्सपेंस था, वो कॉस्ट ऑफ सेल में आना चाहिए था। सही है जी, कॉस्ट ऑफ सेल आपकी पिछले साल की 30 रुपए है, कितनी है? अच्छा जी, लेकिन आपने उसे रिकॉर्ड कर दिया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, वो 15 रुपए के हैं, कितने के हैं?
इस साल आए, आपको पता चला ये कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं आना चाहिए बल्कि किस में आना चाहिए था, ऑपरेटिंग में जाना चाहिए था। मैंने एग्जांपल पहले क्या रखी है, प्रीवियसली कॉस्ट ऑफ सेल में रिकॉर्ड किया हुआ है। आपको अब पता चला ये कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं आना चाहिए बल्कि किस में आना चाहिए, इस साल आके ऑपरेटिंग में। आपने इसकी क्लासिफिकेशन क्या कर दी है, चेंज कर दी है। लेकिन पिछले साल में तो ऐसा नहीं हुआ आप रीस्टेट करें, और वो था 2 रुपए का। कितने का था, 2 रुपए से आपकी कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जानी है और आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या हो जाने हैं, कम हो जाने। सही है, ये होती है रेट्रोस्पेक्टिव, आपने रीस्टेट किया इसे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हम उसके साथ रीस्टेटेड लिखेंगे। ठीक है सर, नहीं, रेशो रूशो के साथ कुछ नहीं होना, बस रेशोज पे इंपैक्ट आ जाना है। ठीक है, रेशोज दोबारा निकाल के देख लें। अच्छा मेरे भाई क्या लिखवाया, अगर एक एक्सपेंस क्या लिखवाया था भाई, अगर एक अगर एक एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ सेल की बजाय किधर आ जाए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ जाए, या ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बजाय किस में आ जाए, तो अब आप चेंज करना चाह रहे हैं, तो ये क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसी है। ठीक है सर, जी वो भी सेलिंग से ऑपरेटिंग, या ऑपरेटिंग से या एडमिन से सेलिंग, या सेलिंग से उधर, सारे सर ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। ये तो एक बात होगी। दूसरी बात सर, पिछले साल का क्या करें, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, पिछले साल को भी रीस्टेट करें, इसे कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट। लिख लें भाई नोट, इसके साथ ऐड कर लें, पिछले साल को भी चेंज करना है, यानी रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट। ओके भाई, ओके बुजदार भाई, देखो ना फायदा हो रहा है चीजों का जी। आगे आए भाई, आगे नहीं आगे, क्वेश्चन नंबर 11 डेल्टा पढ़े। नहीं ये 10 का डी नहीं ना पढ़ा अभी। कहता एंटिटी हैज इंक्रीज इट्स इररिकवरेबल डेट अलाउंस। कहता जो प्रोविजन है आपकी 10 से 12 पे हो गई है। यार ये तो एस्टीमेट है ना जी, आपको पता होना चाहिए ये क्या है, एस्टीमेट है। क्या है, जवाब क्या बना, बी एंड सी। कहता इफ इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू मेक अ रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, तो स्टैंडर्ड ने फिर इजाजत दी हुई है ना, जहां तक पॉसिबल है उधर तक कर ले। अप्लाई द चेंज टू द अर्लीस्ट पीरियड दैट इज प्रैक्टिकल। जितना, अगर स्टैंडर्ड ने इजाजत दी है, अगर स्टैंडर्ड ने कहा यार देखें करना, तो आपको हमने एक सवाल किया था बोरोइंग कॉस्ट का, याद है आपको, उसके अंदर हमें सारे सालों का चेंज करना चाहिए था। लेकिन कभी कभी स्टैंडर्ड जो है उसके ऊपर लिखा होता है कि भाई अगर डेटा अवेलेबल नहीं है तो फिर इस डेट से कम ऑनवर्ड्स करना शुरू करें का, फिर डेटा फिर मजबूरी है ना जी। क्या करें, अप्लाई द चेंज टू द अर्लीस्ट पीरियड दैट इज प्रैक्टिकल। ओके भाई, नेक्स्ट टाइम जी, नेक्स्ट टाइम कहता जी द डायरेक्टर, ये तो रिपीट नहीं हुआ, ये रेपिटेशन, नहीं रिक्वायरमेंट चेंज है जी। सवाल वही है, क्वेश्चन वही है, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है मेरे भाई, चेंज है जी। रिक्वायरमेंट पढ़ लें। कहता व्हाट इज द नेचर ऑफ चेंज बीइंग प्रपोज्ड बाय जेरी एंड हाउ इट शुड बी अप्लाइड। ये जो उसने कहा था ना, लाइफ अब बढ़ के इतनी हो गई है या इतनी, ये एस्टीमेट है, और जब एस्टीमेट होता है इस पे एप्लीकेशन होती है प्रोस्पेक्टिव का मतलब है ऑनवर्ड्स, आज और उससे अगले साल। ये नहीं कि आज वाले साल का कुछ नहीं करना, प्रोस्पेक्टिव का मतलब आज और आज से ऑनवर्ड्स। अब से कर लें, अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया, अब से आगे जी, आज से ऑनवर्ड्स, या फिर आज से ओके। क्वेश्चन नंबर 8 क्या which of the following items is a change of accounting policy under IAS 8। IAS 8 के स्टैंडर्ड का नाम अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स। अब आपने क्या बताना है भाई, अकाउंटिंग पॉलिसी। कहता क्लासिफाइंग कमीशन अर्न्ड एज रेवेन्यू इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, हैविंग प्रीवियसली क्लासिफाइड इट एज ऑपरेटिंग इनकम। बात सुनना जी, अब बात सुनना। सर जी अभी आपको समझा के आया, मैंने तो पहले एक्सपेंस की एग्जांपल ली थी ना, एरर नहीं है भाई, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, अभी समझाया। हाँ, अर्न, कमीशन अर्न। इधर बात सुनना, आपने क्या, बात सुनिएगा जरा, आपने एंट्री क्या की हुई है,
आपने एंट्री क्या की है, आपने कहा कैश या रिसीवेबल डेबिट और कमीशन इनकम और किधर क्लासिफाई किया इसे, अदर इनकम में। एग्री? कहता अब चेंज करना चाह रहे हैं क्या, कैश या रिसीवेबल तो डेबिट ही होगा ना, डेबिट। क्रेडिट किसे करना है, कहता ये जो अर्न किया ना इसे किधर लेके जाओ, कहता अर्न इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस हैविंग, कहता क्लासिफाइंग कमीशन अर्नड एज रेवेन्यू। कहता जी प्रीवियसली इसने आपने इसे ऑपरेटिंग में किया, कहता अब आप इसे किधर ले जाओ जी। अब मेरे भाई क्या होगा, अब ये क्लासिफिकेशन का चेंज है, ये दोनों तो आपस में क्या हो गए, खत्म। तो एंट्री क्या बनी, कमीशन इनकम डेबिट और सेल्स जी। ओके भैया, सेल्स इनकम क्या हो जाएगी, ये वाली इनकम क्या हो जाएगी, क्रेडिट। अब ये जो चेंज है, ये चेंज इन क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसी। इसका इंपैक्ट पिछले साल को भी आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ओके बच्चों जी, ये जवाब है। अगला जवाब क्यों नहीं है ये सुन लें यार, ये वैसे IFRS 15 की बातें इधर हमसे कर रहे हैं। कहता स्विचिंग टू अ परचेजिंग प्लांट यूजिंग लीजेस फ्रॉम द प्रीवियस पॉलिसी ऑफ परचेजिंग प्लांट फॉर कैश। यार ये अब IFRS 16 की बातें इसने शुरू कर दी हैं। लेकिन भाई बात सुन लें, ये तो एक डिसीजन है ना, ये तो डिसीजन का इंपैक्ट है, मैनेजमेंट का डिसीजन है। कहता प्लांट को आप पहले लीज पे लिया था आपने, लीज का मतलब है किराए पे लिया हुआ था ना। कहता जी अब आपने फ्रॉम अ प्रीवियस पॉलिसी और ऑफ परचेजिंग प्लांट फॉर कैश, अब आपने क्या, अब किस पे लेना चाह रहे हैं, कैश पे, या पहले कैश में था अब किस पे है, तो ये तो मैनेजमेंट का डिसीजन है ना भाई जी, मैनेजमेंट जी भाईजान, ये इसका कोई इंपैक्ट नहीं है। अच्छा सर, कहता चेंजिंग द वैल्यू ऑफ सब्सिडरीज इन्वेंट्री इन लाइन विद द ग्रुप पॉलिसी। ये भी FAR 2 कंसोलिडेशन में पढ़ना है आपने, ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये MCQs ही नहीं होना चाहिए इधर। चले जी जी, लेकिन मेरा काम तो है ना आपको समझाना भाई। हाँ अगर आप नहीं, लेकिन अच्छा तरीका ये होता है कि सारे ऑप्शंस पढ़ें, जो सबसे ज्यादा बेहतर लग रहा है उस पर टिक लगा लें पहले ही। हाँ तो हाँ तो फिर तो इधर तो आपको पता चल ही गया था ना कि यही जवाब है इसका। लेकिन अब एक चीज है, वो तो मैं तो फिर समझाऊंगा ना उसे, आप तो बस इसको टिक लगा देंगे बस, ठीक है। अच्छा भाई, आप पता क्या होता है, ये बात समझ लें जरा, ये FAR 2 की बातें हैं ये वाली, ये कंसोलिडेशन उधर पढ़नी है। असल में होता क्या है, एक कंपनी है जी, वो उसका नाम है जी XYZ लिमिटेड। क्या नाम है, XYZ लिमिटेड। इसने आगे होल्ड किया हुआ है ABC लिमिटेड को, किसको, सब्सिडरी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं जी, इसको इसने होल्ड किया हुआ है। इसके शेयर जो है ना ABC लिमिटेड के 60% किसके पास हैं जी, ये होल्डिंग है, ये सब्सिडरी है, ठीक है। अब बात सुनना, या एसोसिएट भी हो सकता है, 20-25% शेयर्स हो गए, 30% हो गए। सर ये वाली जो कंपनी है, जो पेरेंट कंपनी कौन है, अब्बा वाली, अब्बा जी, पेरेंट कंपनी को अब्बा जी वाली कंपनी कहता हूं मैं। अच्छा, ये कंपनी जो है इसने इसको होल्ड किया, इसको भाईजान, ये अपने स्टॉक को रखते हैं FIFO बेसिस पे, किस पे, ये है जी पेरेंट कंपनी, ये क्या है पेरेंट, और ये क्या है मेरे भाई, चाइल्ड कंपनी, अब्बा जी, बच्चे छोटे छोटे। अच्छा भैया, अब होल्डिंग ये है, ये अपने स्टॉक को क्या करती है भैया, FIFO के मुताबिक डील, और इनकी पॉलिसी क्या है, एवको के मुताबिक डील करना। किसके मुताबिक, इसे आप कह लें सब्सिडी या एसोसिएट कह लेना। अब मेरे भैया अब बात सुनिएगा, आप जब कंसोलिडेट करना है, कंसोलिडेट का मतलब है दोनों की फाइनेंशियल्स को क्या कर दें, इकट्ठा करके लिख दें। अभी परेशान नहीं होना। कहता इसका जो प्रॉफिट है ना, इसकी जो सेल है, कहता वो 100 रुपया, इसकी है जी 20 रुपए, दोनों को इकट्ठा करके लिखना पड़ेगा 120 से। कहता जब आप इस तरह करेंगे ना, अब आपकी मजबूरी है, अब बड़ा कौन है, तो बड़े की बात को मान के चलना, छोटे की बात को मान के चलना। तो कहता ये बड़ा जो है ना, इसके मुताबिक क्लोजिंग स्टॉक को करना पड़ेगा फिर। सही है सर। कहता लेकिन बात सुनिएगा, कहता ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। कहता ये तो मजबूरी के तौर पे आपको ऐसा करना पड़ रहा है। सही है सर।
देखो ना, इसकी पॉलिसी चलेगी ना। अब आपने जो कंसोलिडेट करना है वो वजनी कौन है, ये अब्बा जी वजनी है बच्चे से, बच्चा भी एक दिन वजनी हो जाएगा जब अब्बा जी बूढ़े होंगे। अच्छा जी, बात सुने जी, सुने, ये है फाइफो, तो आपको अपने स्टॉक को किसके मुताबिक करना है, फाइफो के मुताबिक। किसके मुताबिक? कहता आप जब वैसे देखा जाए एवको को फाइफो के मुताबिक लेके जाएं तो ये क्लोजिंग स्टॉक का चेंज होना, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। कहता लेकिन जब आपको कंसोलिडेशन के लिए ऐसे करना पड़े ना, तो कहता फिर ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। बस इतना याद कर लें, ठीक है, बस इस लफ्ज को याद कर लें। कंसोलिडेशन के लिए अगर कुछ किसी दूसरी कंपनी के मुताबिक खुद को डालना पड़े तो उस पॉलिसी के चेंज को चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं कहते। लिख लें उर्दू में इधर, अमलगामेशन। अमलगामेशन वो कुछ और है जी, वो मर्ज होती है जी, वो कुछ और है, वो तो जी जी जी, अमलगामेशन कहते हैं उसे जी। सर चले चले जल्दी, शाबाश। लिखना क्या है? लिखें जी, कंसोलिडेशन, जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए अगर पॉलिसी को चेंज करना पड़ रहा है, अगर पॉलिसी को चेंज करना पड़ रहा है, पॉलिसी को क्या करना पड़ रहा है, चेंज करना पड़ रहा है, यानी सब्सिडरी इस्तेमाल करती है ना एवको। अब बड़ा कौन है? बड़े तो अब्बा जी हैं, पेरेंट, तो पेरेंट के मुताबिक डलना पड़ेगा ना। अब आपको अपने क्लोजिंग स्टॉक को फाइफो के मुताबिक रिकॉर्ड करना है, तो लिखें जी, ब्रैकेट में लिखें एवको से फाइफो पे आना पड़ा, एवको से फाइफो में आना पड़ा। तो ये है तो काउंटिंग पॉलिसी, ये है तो अकाउंटिंग पॉलिसी, बट BUTT वाला नहीं, BUT लेकिन वाला, बट फॉर कंसोलिडेशन पर्पसेस इसको काउंटिंग पॉलिसी का चेंज नहीं कहेंगे, इसको अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज नहीं कहेंगे। बट फॉर कंसोलिडेशन पर्पसेस इसको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज नहीं कहेंगे। इसमें से वो जो सब्सिडी करती है उसमें से उसकी जो अपनी किताब में होंगी उसमें एवको भी रखा होगा ना, उसने एवको पे अपने मुताबिक रखा होगा। ओके भाई, और सही है ना भैया, बात समझ आई भाई, अब्बा जी की मान के चलनी है। वो अमलगामेशन कुछ और चीज है भाई यार, वो कुछ और है यार, वो अमलगामेशन हमारे टॉपिक में नहीं है ना, वो टैक्स की बात है बस। हाँ यार सुना यार, ये कुछ और है बुजदार, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, वो नाम वो कुछ और चीज है। अमलगामेशन जो है ये कंसोलिडेशन है जी। सुनाए, वो अपनी किताबों में भी अपने किताबों के अपने मुताबिक रखेगा। जब दोनों को मर्ज करेंगे तो फिर एक ही बात चलेगी ना जो बड़ा है। जी जी, तो मैं वही तो लिखवा रहा हूँ ना कि नहीं करना चाहिए यार आपने उसे, वो टैक्स का कॉन्सेप्ट है यार अमलगामेशन जो आपने पढ़ा है। अमलगामेशन कुछ और चीज है, कंसोलिडेशन कुछ और चीज है, वो टैक्स की बातें कर रहे हैं आप जी। कहता है रिवाइजिंग द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ अ डेप्रिशिएबल एसेट। यार ये तो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है जी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इन अकॉर्डेंस विद IAS 8 अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट्स एंड एरर। सवाल क्या है? कहता जी अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज पूछ रहा है। कहता एडजस्टिंग द रेजिडुअल वैल्यू, यार ये तो चेंज इन एस्टीमेट है। कहता चेंज इन रिपोर्टिंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड कॉस्ट ऑफ सेल से एडमिन की तरफ जाना। अब बताएं, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। कहता डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड रादर देन एस्टीमेट है यार ये। कहता रिड्यूसिंग द वैल्यू फ्रॉम इन्वेंट्री फ्रॉम कॉस्ट टू नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ये NRV जो होता है ना, ये एस्टीमेट है। क्या है? एस्टीमेट है। NRV एक एस्टीमेट होता है जी। इधर आए जी 6 पे।
हाँ जी, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीशन और कॉस्ट टू सेल। कहता विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन की बात की है उसने, कहता वुड बी ट्रीटेड एज IAS 8 और क्या पूछ रहा है, कहता एज अ चेंज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। यार इन्वेंटरी का मेथड FIFO से वेटेड में चले जाना या FIFO से, तो ये अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है। कहता चेंज ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू नई एस्टिमेट है। कहता अडॉप्शन ऑफ रिवैल्यूएशन मॉडल, अडॉप्शन फ्रॉम नॉन करंट एसेट्स प्रीवियसली हेल्ड एट कॉस्ट। अडॉप्ट नहीं, एरर नहीं है ये। कहता अडॉप्शन ऑफ रिवैल्यूएशन मॉडल फ्रॉम नॉन करंट एसेट्स, प्रीवियसली इनको किस पे हेल्ड किया जा रहा है जी, कॉस्ट मॉडल पे। ये क्या है जैसे पहली दफा जब रिकॉर्ड किया होता कॉस्ट पे किया हो जी, नहीं एक पढ़ने दो। कहता अडॉप्शन ऑफ रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर नॉन करंट एसेट्स प्रीवियसली किस पे हेल्ड किया जा रहा है, कॉस्ट के ऊपर हेल्ड किया जा रहा है। यार ये मेरा तो ख्याल है ये एस्टीमेट चाहिए। एक मिनट मेरे भाई, सवाल में गौर से पढ़ना है। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ट्रीटेड एज IAS 8। कहता IAS 8 के मुताबिक किसको ट्रीट करना है। कहता है IAS 8 चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, बिल्कुल है। कहता लेकिन कौन सी, उसमें सवाल उसने ये नहीं पूछा कि जी, उसने ये नहीं पूछा कि ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है कि नहीं। उसने कहा IAS किसको ट्रीट करना है, IAS 8 के मुताबिक। IAS 8 के मुताबिक इसको ट्रीट नहीं किया जाएगा, इसका तो अपना स्टैंडर्ड है जिसका नाम है IAS 16 है। ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, लेकिन इसका ट्रीटमेंट जो है चेंज का किधर आना है, किस स्टैंडर्ड के मुताबिक करना, इसका अपना स्टैंडर्ड है। सही है सर, उस स्टैंडर्ड का नाम है IAS 16। इधर आए नीचे जरा, सोल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 6 के जी। कहता जी ये चेंज इन पॉलिसी तो है, लेकिन सवाल में लिखा है कि इसकी ट्रीटमेंट कौन सा स्टैंडर्ड करता, वो IAS 8 नहीं करता, वो IAS 16 करता है। कहता इसकी ट्रीटमेंट तो IAS 16 है, ना कि IAS 8। ओके भाई, इसे सही कर लें, IAS 8 लिखना इधर। अपडेट जी भाई देखें, अगर तो कोई बात किसी स्टैंडर्ड में स्पेसिफिकली नहीं बताई हुई, सही है, तो फिर वो IAS 8 के मुताबिक उसका ट्रीटमेंट होगा। है वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, सही है जी मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी। कहता जी इन विच टू ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस कैन अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बी मेड बाय एन एंटिटी। कहता इफ चेंज इज रिक्वायर्ड बाय IFRS। अगर IFRS कह देता है कि भाई चेंज करो अकाउंटिंग पॉलिसी को, तो भाई बाप को भी करनी पड़ेगी, लाजमन करनी पड़ेगी। कहता हाँ जी, नहीं तो आ जाएंगे अगले। इफ द एंटिटी थिंक्स दैट अ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी वुड बी, नहीं ये ऐसे नहीं होता कि नई अकाउंटिंग पॉलिसी है वो आपको आसान लग रही है, ऐसे नहीं। कहता ये टिटो पार्टीज नहीं है सर, ये स्टैंडर्ड की एप्लीकेशंस हो रही हैं। कहता इफ अ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी वुड शो मोर फेवरेबल रिजल्ट नहीं, बेटर प्रेजेंटेशन। सर मोर फेवरेबल रिजल्ट्स का मतलब है अर्निंग्स का बढ़ना, प्रॉफिट का बढ़ना। ये तो कहता ये है विंडो ड्रेसिंग जो तुम कह रहे, ये नहीं सही। कहता इफ अ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी रिजल्ट मोर रिलायबल एंड बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ इवेंट। कहता बिल्कुल, फिर करो, फिर इजाजत है। फिर क्या है यार, ये ना इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन जो है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको थ्योरेटिकल भी आ सकता है, 3-4 नंबर का, 2-3 नंबर का सवाल। भाई स्टैंडर्ड अलाउ करता है कि भाई आप जो है क्या करें, चेंज इन एस्टीमेट को चेंज कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये बेटर प्रेजेंटेशन या क्या उसका नाम है रिलायबल प्रेजेंटेशन दे। अकाउंटिंग पॉलिसी को भी आप चेंज कर सकते हैं, कैसे, अगर वो रिजल्ट दे इन द रिलायबल एंड मोर रेलिवेंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, इस लफ्ज को याद कर लें, ये अहम है जी सर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता विच ऑफ द दीज चेंजेस वुड बी क्लासिफाइड एज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। आप देखिए मेरे भाई, इधर उसने ट्रीटमेंट नहीं पूछी हुई किसी स्टैंडर्ड की, उसने कहा चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बता दें आप। कहता जी
एज डिटरमिन्ड बाय ये वाला स्टैंडर्ड, कहता इंक्रीज द अलाउंस फ्रॉम इररिकवरेबल, यार ये तो एस्टीमेट है ना। कहता चेंज द मेथड, ये फिर वही बात, ये आपको पता है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। कहता चेंज द डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये चेंज इन एस्टीमेट है मेरे भाई, एक मेथड से दूसरे मेथड पे जाना। कहता यूजफुल लाइफ का चेंज होना, कहता 6 साल थी अब 4, ये भी क्या है, चेंज इन एस्टीमेट है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 कहता अकॉर्डिंग टू IAS 8 अकाउंटिंग पॉलिसी और फलान फलान फलान, कहता हाउ अ मटीरियल एरर इन प्रीवियस फाइनेंशियल, मटीरियल का मतलब है सिग्निफिकेंट, मटीरियल का मतलब है सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट, कहता बी अकाउंटेड फॉर इन द करंट पीरियड। बात सुनिएगा मेरे भाई, कहता अगर आपको पता चला पुरानी फाइनेंशियल पिछले सालों में क्या है जी मसला है, प्रायर ईयर एरर है, तो मुझे बताएं प्रायर ईयर एरर को कैसे सही करते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट करते हैं। क्या करते हैं? अच्छा जी, कहता बाय रीस्टेटिंग, इन दोनों को पढ़ लेना, ये दो सही लग रहे हैं, बाय इन दोनों में से कोई एक, बाय रीस्टेटिंग द कंपैरेटिव अमाउंट, बिल्कुल सही, फॉर द प्रीवियस पीरियड एट देयर करेक्ट वैल्यू एंड डिस्क्लोजिंग द नेचर, बिल्कुल उसका नोट भी बनाते हैं उसका, ठीक है सर, नोट भी देते हैं ना उसका। अच्छा जी, कहता जी भाई एक नोट होता है IAS 8 के मुताबिक, एक नोट है जो IAS 40 में हमने नोट पढ़ा, एडिशन ओपनिंग वो सारा, एक IAS 16 में, ये नोट किसकी नोट की बात कर रहे हैं, IAS 8 की। कहता बाय रीस्टेटिंग द कंपैरेटिव अमाउंट, बिल्कुल इधर तक तो बात बिल्कुल सही है, बट विदाउट रिक्वायरमेंट फॉर अ डिस्क्लोजर, कहता ये नहीं, कहता डिस्क्लोजर नहीं देते उस चीज का, कहता डिस्क्लोजर आपने लाजमी देना है जी। पिछले साल में काफी ज्यादा रहते हैं, 5-6 रहते हैं जी जी, तो सर उसका जो नोट होगा उसमें 5 सब हर लाइन आइटम का सेपरेट नोट आएगा ना, और एक ही दफ़ा अंग्रेजी में लिख दीजिएगा कि भाईजान ये अंग्रेजी बताइएगा, और एक दो लाइनों में सबका लिख दीजिएगा कि इम्पैक्ट ये मैं आपको नीचे बता रहा हूँ, सही है, कि प्रायर ईयर्स में मसला है और इसका इम्पैक्ट जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर लाइन आइटम सारी चेंज हो जाएंगी, 4-5 लाइन आइटम चेंज होंगी जिधर जिधर मसला होगा जी। क्वेश्चन नंबर 2 कहता इन अकॉर्डेंस विद IAS 8, कहता हाउ इज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट अकाउंटेड फॉर। जी मेरे भाई अकाउंटिंग एस्टीमेट की बात कर रहे हैं, कहता बाय चेंजिंग द करंट ईयर फिगर्स बट नॉट द, बिल्कुल सही बात है, पिछले सालों के फिगर को तो चेंज नहीं करना ना, प्रोस्पेक्टिव इसका ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। कहता बाय चेंजिंग द करंट ईयर फिगर्स एंड द प्रीवियस, नहीं ये गलत है, नो अल्ट्रेशन, कहता करो ही कुछ ना, ऐसे थोड़ी होता है, नाइदर अल्ट्रेशन ऑफ एनी फिगर्स नॉट डिस्क्लोज। अच्छा ये तो गलत है, इसमें कहता फिगर्स को चेंज ना करो बट डिस्क्लोज कर दो इन द नोट्स, ऐसे नहीं होता भाई, ये गलत है, आपको डिस्क्लोज भी करना होता है जी, और आपको इस साल और इससे ऑनवर्ड चेंज करना होता है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 कहता विच टू ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन वुड नॉट रिक्वायर अ प्रायर ईयर एडजस्टमेंट एज पर IAS 8, कहता जी इसके मुताबिक, कहता पिछले सालों में वुड नॉट रिक्वायर अ प्रायर ईयर एडजस्टमेंट इन द लास्ट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वेंटरीज वर अंडर स्टेटेड बाय अ मटीरियल अमाउंट। भाई ये तो प्रायर ईयर एरर है, अगर आपका क्लोथिंग स्टॉक कम या ज्यादा है तो यार ये तो, और मटीरियल है तो ये कहता है ये तो प्रायर ईयर एडजस्टमेंट है, इसे तो रीस्टेट करना है आपने। कहता है जी ये तो गलत हो गया, कहता है कंपनी हैज चेंज इन अलाउंस फॉर इररिकवरेबल फ्रॉम 10% से लेके 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डेट टू एवरीथिंग ओवर। यार ये तो चेंज इन एस्टीमेट है, इसको तो प्रोस्पेक्टिव चेंज करना पड़ेगा ना, ये सही है। ए न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट हैज बीन इशूड, कहता नया स्टैंडर्ड इशू किया, दैट रिक्वायर्स अ कंपनी टू चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बट गिव्स नो गाइडेंस ऑन द स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऑफ द चेंज। सुन ले क्या कहना चाह रहा है, कहता है एक नया स्टैंडर्ड आया, उसको आपने क्या करना है जी, अप्लाई करना है, क्या करना है, कहता लेकिन उसके बारे में ना आपको कोई स्पेसिफिक गाइडेंस नहीं दी गई। कहता स्पेसिफिक गाइडेंस क्या होती है, कहता आप चेंज करें बस, जब स्टैंडर्ड ने कह दिया कि भाई ये नया स्टैंडर्ड है इसको आपने अप्लाई करना है, तो कहता ये चेंज इन अकाउंटिंग क्या है, पॉलिसी है, चेंज इन अकाउंटिंग क्या है भैया, पॉलिसी है, तो चेंज करना पड़ेगा सर। कहता है कंपनी हैज डिसाइडेड टू मूव फ्रॉम चेंजिंग डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन से रिड्यूसिंग, ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है, ये भी एस्टीमेट है, और ये क्या है मेरे भाई, ये भी क्या है, ये भी चेंज क्या है जी, एस्टीमेट है, सही है सर।
ओके भाई, ये कोई बहाना नहीं है कि सर जी हमें कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस का नहीं मिला, वो आपको सबको कहने आए भाई चेंज करो अब। सही, ये कोई बहाना नहीं है। ओके भाई, अच्छा सर जी इसके साथ ना टॉपिक लिख दीजिएगा, इजाज भाई इसके साथ टॉपिक लिख दीजिएगा MCQ डिस्कशन ओके जी। IAS सेट अब अभी नई रिकॉर्डिंग शुरू कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।